नमस्कार दोस्तों, मैं इस्मा अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी इस वेब सीरीज में जिसका नाम है मधुमेह ज्ञान ही समाधान। दोस्तों, आजकल मधुमेह की बीमारी आम बीमारी है। इससे किसी का लिवर खराब हो जाता है, किसी की किडनी, किसी को पैरालिसिस हो रहा है और किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। कुल मिलाकर डायबिटीज काफी गंभीर बीमारियों में से एक है। मधुमेह यानी डायबिटीज होने के सबसे बड़े कारणों में है असंयमित खानपान, मानसिक तनाव, मोटापा, व्यायाम की कमी। ये सब आयुर्वेद के अनुसार मधुमेह का मुख्य लक्षण पाचन तंत्र में असामान्य परिवर्तन होना एवं इंसुलिन के स्राव में कमी होना इत्यादि है। आयुर्वेद ये कहता है कि मधुमेह का उपचार सिर्फ दवा और पर्याप्त आहार के सेवन से किया जा सकता है। आयुर्वेद ये भी कहता है कि यदि मधुमेह का उपचार समय से नहीं किया जाए तो ये आंख की समस्याओं, जोड़ों में दर्द, नपुंसकता, गुर्दे की विफलता और भी विभिन्न प्रकार की कई जटिलताओं को जन्म दे सकता है, क्योंकि मधुमेह को एक महारोग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आइए आज हम डायबिटीज को देखते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से और जानने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद में डायबिटीज का क्या निदान है। इस कठिन बीमारी के विषय में जानने के लिए आइए मिलते हैं हम आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा से और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आयुर्वेद के माध्यम से हम डायबिटीज पर काबू पा सकते हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा, जो कि एक आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, और आज हम डायबिटीज के बारे में बातचीत करने वाले हैं आयुर्वेद के संदर्भ में। जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज में अपना अपना विश्वास रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें आयुर्वेद एक अच्छी ट्रीटमेंट मोडालिटी लगती है डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल डिजीज से जूझने के लिए। तो आप ही के लिए नहीं बल्कि डायबिटीज से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए आज के इस एपिसोड में होगा कुछ खास, क्योंकि हमारे साथ में एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा हैं जो कि हमें बताएंगे कि किस तरह से आयुर्वेद के माध्यम से हम डायबिटीज पर अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं, डायबिटीज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आज के इस शो में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मधुमेह यानी डायबिटीज को आयुर्वेद किस तरह से देखता है। मधुमेह क्या है? मधुमेह आयुर्वेद का ही दिया हुआ नाम है जी। जो वर्तमान में डायबिटीज के नाम से प्रचलित हुआ, और आयुर्वेद में 20 प्रकार के प्रमेह बताए गए हैं जी। उनमें से एक मधुमेह है। और मधुमेह के लक्षणों में आयुर्वेद के हिसाब से जब रक्त में शर्करा बढ़ जाए और वो यूरिन के साथ भी बाहर आने लगे तो उसको मधुमेह मानेंगे जी। इसका इसका प्राचीन काल में जो कन्फर्म करने का तरीका था कि जहाँ रोगी पेशाब करता है, यूरिन पास आउट करता है, वहाँ पर यदि चींटियाँ लगने लगे तो माना जाता था कि इसको मधुमेह है जी। साथ में उसकी बॉडी में से भी कुछ मीठी मीठी ऑडर आने लगती, स्मेल आने लगती है, तो मधुमेह का लक्षणों का आभास होता है जी। आजकल तो हमारे पास में बहुत साधन है जिससे हम तत्काल जो है रक्त परीक्षण करवा करके जो इसका निदान कर लेते हैं और तत्काल इसकी चिकित्सा प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि आयुर्वेद की निगाह से यदि देखा जाए तो हमारे रक्त में यानी ब्लड में जब शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे मधुमेह कहा जाता है। जी। रक्त में ही नहीं वो बल्कि ये मानिए सारी धातुओं के अंदर, शरीर के अंदर जो है शर्करा की मात्रा बढ़ जाना ही मधुमेह माना जाता है। माना जाता है जी। और उसका एक निश्चित लक्षण है कि वो यूरिन के साथ पास आउट होने लगे। बिल्कुल। उसके पहले तो हम उसको मधुमेह कहेंगे नहीं, चाहे आधुनिक एस्पेक्ट हो चाहे आयुर्वेद का एस्पेक्ट हो। जी जी। दोनों ही तरह से जी। और इसके यदि कारण हम आपसे जानना चाहें कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज क्यों होती है, मधुमेह क्यों होती है, तो कारण के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मधुमेह को आयुर्वेद में भी जो है 2 प्रकार से विभाजित किया। एक सहज मधुमेह जो जन्मजात होता है, जो उसको आनुवांशिक रूप से माँ बाप से मिलता है जी। वो बड़ा कठिन होता है, चिकित्सा में भी बड़ा प्रयास करना पड़ता है, तो उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। और दूसरा जो बाद में होता है, जो लगभग 30-35 साल की एज के बाद में होता है, उम्र के बाद में होता है, वह व्यक्ति की अपने खान पान, उसके लाइफ स्टाइल के चेंजेस और इन सब कारणों से होता है जी। दूसरी दृष्टि से मधुमेह के रोगी हमें 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक जो काफ़ी फैटी होते हैं, ओबेज होते हैं, मोटे होते हैं, मीठा, जंक फूड, फास्ट फूड ये खाने के, अधिक कोल्ड ड्रिंक्स इनके ज़्यादा शौकीन होते हैं।
जी उनको होता है। दूसरा जिसको हम संतर्पण जन्य मधुमेह कहते हैं। जी दूसरा अवतर्पण जन्य जो होता है वो टाइम पे खाना नहीं खाना, या खाने में लिमिटेड खाना खाना, बहुत थोड़ा खाना, टाइम से नहीं खाना, और पर्याप्त मात्रा में मेहनत करना, उनमें भी मधुमेह पाया जाता है। जी, यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, यानी आनुवांशिकता जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है मधुमेह होने की। लेकिन उसके साथ साथ ही ऐसे लोग जो है उन्हें डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं जिनकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही सीडेंट्री है, यानी कि गलत तरीके का खान पान खाने वाले जो जने हैं उन्हें भी डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जी हाँ, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बिल्कुल ही मेहनत का काम नहीं करना चाहते हैं, और खान पान में पर्याप्त जो है पोषक तत्व मानते हुए, न्यूट्रिएंट्स मानते हुए कुछ भी उठपटांग खाते रहते हैं, तो उनको मधुमेह होने के, डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जी जी जी। अब हम आते हैं कि क्या कोई खास तरह के लोग ऐसे होते हैं जिनमें डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? मैंने आपको बताया कि 2 तरह के लोगों को डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक तो जिनके हेरिडिटी होता है, जिनमें जेनेटिक फैक्टर होता है, उनके तो चांसेस होते ही होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखते, जीभ पर नियंत्रण नहीं रखते, आशा सुख, खाना खाया सो गए, स्वप्न सुख, दूध और दही से बने हुए प्रोडक्ट्स का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, गुड़, चीनी, इनसे बने प्रोडक्ट का अत्यधिक मात्रा में मीठा ज्यादा खाना, और उसके साथ में मेहनत नहीं करना। यदि ये सब खाते भी हैं, यदि मेहनत पर्याप्त करते हैं तो उनको मधुमेह नहीं होगा। तो दोनों तरह के व्यक्ति जो है मधुमेह के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, प्रोन होते हैं। इनमें मधुमेह होने की संभावना अधिकतम होती है। जी। क्या तनाव का भी इसमें कोई खास रोल होता है क्या डॉक्टर मिश्रा? क्या ऐसा है कि जो लोग स्ट्रेस में बहुत रहते हैं, तनाव में बहुत रहते हैं, या भागा दौड़ी अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा करते हैं, क्या कहीं इसका भी मधुमेह से कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है। तनाव ही वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो मधुमेह के लिए मैं समझता हूँ कारक मान लिया जाना चाहिए। जी। वो इसलिए कि आयुर्वेद ये भी कहता है कि ईर्ष्या, भय, क्रोध, स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर यदि आदमी अपना टाइम से खाना भी खाएगा, निश्चित रूप से जो उसको चाहिए वो भी खाएगा, तो उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। जी। और वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो स्ट्रेस के कारण से भी उसको मधुमेह होगा। जी। और मधुमेह के रोगियों में भी ये देखने को मिलता है कि जिसको डायबिटीज हो गया है, मधुमेह हो गया है, वो व्यक्ति यदि 10 मिनट भी स्ट्रेस कर ले, 10 मिनट भी तनाव के कंडीशन में आ जाए, तो उसका ब्लड शुगर लेवल अपने आप बूस्ट हो जाता है, बढ़ जाता है उसका। बिल्कुल, काफी केसेस में ये देखा गया है कि जो व्यक्ति जो कि डायबिटिक है, यदि वो तनाव में रहता है तो उसकी शुगर जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी या बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी। जी हाँ। ये बहुत ही कॉमन चीज है जो देखी गई है। इसका मतलब तनाव का जो है वो भी मधुमेह के होने से और होने के बाद भी आपकी शुगर लेवल्स पे जो है वो खासा प्रभाव होता है, सर्वाधिक प्रभाव होता है। जी बिल्कुल। क्यों, जो ही व्यक्ति को पता पड़ता है उसको डायबिटीज हो गया या मधुमेह हो गया, तो आधा तनाव तो उसका उसी समय बढ़ जाता है। बिल्कुल। फिर वो अलग अलग चिकित्सकों को कंसल्ट करता है, अलग अलग चिकित्सक उसको अलग अलग राय देते हैं, या कुछ जान पहचान वाले भी अपना पूरा ज्ञान उसको देते हैं, तो उसके कारण से उसको और तनाव बढ़ जाता है। और ये तनाव बढ़ने की स्थिति उसको मधुमेह को आगे बढ़ाने में उसके लिए सहायक हो जाती है। शुगर जो है वो काफी अनकंट्रोलेबल हो जाती है, और ऐसे में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है डायबिटीज के वो होने के चांसेस तो खैर शुगर बढ़ने के साथ साथ होते ही हैं। अब सवाल आता है कि एक मधुमेह का जो मरीज है, जी हाँ, उसके साथ में जैसे ही पता लगता है कि डायबिटीज हो गई है, तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क होता है वो लग जाता है कि अब हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। जी हाँ। ज्यादातर देखा गया उन्हीं व्यक्तियों को डायबिटीज ज्यादा भी होती है जिन्हें मीठा खाने का शौक होता है, और डायबिटीज होते ही सबसे पहला जो ब्रेक लगता है वो इसी पे लगता है कि मीठा अब आप नहीं खा सकते। जी हाँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन और सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो होता है अब हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। एक आयुर्वेद विशेषज्ञ इस चीज को, इस सवाल के क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि यदि आप, अधिकतर लोगों को तो मधुमेह का पता ही नहीं पड़ता कि उसको मधुमेह हो गया है। जी। किसी भी अन्य कारण से उसने ब्लड टेस्ट करवाया, जैसे अचानक किसी का वजन बढ़ गया, या अचानक वेट लॉस हो गया, या अन्य किसी कारण से उसने कोई ऑपरेशन करवाना है, तो उस कारण से उसने जो ब्लड टेस्ट करवाया, तो उसको अचानक पता पड़ता है कि उसको तो ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, उसको तो मधुमेह है। तो ऐसे रोगियों को
मेरी ये व्यक्तिगत सलाह है कि यदि आपका ब्लड शुगर 200 या 250 भी बढ़ गया है तो आपको तत्काल दवा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए जी। उसको आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, खान पान को कंट्रोल करें, नियमित जो है ब्रिस्क वॉकिंग करें, योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें। इन सब करने से आपका, मैं समझता हूँ, इतनी सी शुगर लेवल तो आपकी कंट्रोल हो जाएगी जी। और यदि आप इसको नियमित करते रहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक चलेंगे। लेकिन यदि इसके बावजूद भी मधुमेह पर नियंत्रण नहीं हो रहा है तो फिर आपको दवाओं की, सहायक दवाओं की आवश्यकता होगी जी। और उसमें भी ये आवश्यक है, दवा लेते हुए भी यदि आपकी दिनचर्या, रात्रिचर्या ये नियमित नहीं होती है, खान पान पर आपका नियंत्रण नहीं रहता है, तो आपको दवाइयाँ भी कोई काम नहीं करेगी। यानी कि अपने अंदर जो बदलाव लाना है वो लाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है जी कि आपको अपने जीवन को जो है, रहन सहन को, खान पान को एकदम बदलना पड़ेगा। और ये भी बात सही है डॉक्टर मिश्रा कि यदि ये बदलाव समय रहते, जब वो एक पीरियड होता है जब शरीर हमारा तैयार हो रहा होता है इन चीजों के लिए, अगर हम समय रहते ही ये बदलाव कर ले तो शायद डायबिटीज की नौबत ही ना आए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं आएगी उसके कारण से डायबिटीज नौबत। उसी समय यदि वो सावधान हो जाए और अपने खान पान में परिवर्तन कर ले, साथ में कुछ जो प्राकृतिक चीजें हो रही, जैसे योग है, प्राणायाम है, या हमारे कुछ खान पान की ऐसी चीजें हैं जैसे आंवला है, इनका प्रयोग हम अपने बढ़ा दें, जिससे हमारी इम्यूनिटी, जैसे आयुर्वेद में कहते हैं व्याधि क्षमत्व, जिसके कारण से हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा होती है, इसको यदि बढ़ा लेते हैं तो कोई भी बीमारी नहीं आ पाएगी जी। तो मधुमेह के लिए भी ये बात लागू होती है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो बराबर बढ़ी रहे, तो न तो फिर उसके बाद में इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, न उसको कभी कोई दिक्कत आएगी। ये किस तरह की चीजें हैं? जैसे आपने कहा कि आयुर्वेद कहता है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें अपना खान पान उसी हिसाब से करना चाहिए, तो ऐसी इस लिस्ट में यदि हम आपसे जानना चाहें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाती हैं, तो किन चीजों का सेवन हमें नियमित रूप से करना चाहिए? देखिए, इसके लिए आयुर्वेद में पूरा का पूरा एक अलग से रसायन के नाम से प्रकरण है जी। रसायन की सामान्य परिभाषा ये है कि जो बीमारी और बुढ़ापा दोनों से बचाए या बुढ़ापे को डिले करे, वो रसायन है। इसलिए हमें किसी चिकित्सक की देखरेख में रोगी अपने या व्यक्ति अपने प्रकृति के हिसाब से किसी भी रसायन का सेवन करे तो निश्चित रूप से वह बीमारियों से बचा रह सकता है जी। यदि सामान्य रूप से हम आंवले का रस या आंवले का चूर्ण भी नियमित रूप से सेवन करते रहते हैं, तो मैं समझता हूँ मधुमेह से आप बचे रहेंगे। और यदि आपको मधुमेह हो भी गया है तो ये अकेली दवा भी आपको उसको ठीक करने में काफी सहायता करेगी जी। लेकिन आजकल कई बार ऐसा देखा गया है डॉक्टर मिश्रा कि बहुत सारे लोगों को ये भी सुनने में है कि आंवला भी नहीं सूट करता, क्योंकि शायद ऐसा इसलिए हो गया है कि पित्त और कफ बनने की जो हमारे में टेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है। ये हो सकता है कि आसपास के पोल्यूशन का फर्क हो, या हो सकता है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है, स्ट्रेस हम इतना ज्यादा रखते हैं कि एसिड जो है हमारे अंदर बहुत ज्यादा बनने लग गया है। तो क्या ऐसे में किसी व्यक्ति को आंवले जैसी एक नेचुरल चीज लेने में भी सोचना समझना चाहिए? कुछ लोगों में ये सूट नहीं करना या अनुकूल नहीं रहना ऐसा पाया जाता है, लेकिन उसमें आंवले का दोष नहीं है जी। ये निर्भर करता है उस व्यक्ति की प्रकृति पर। इसलिए मैंने पहले कहा कि आप किसी चिकित्सक से सलाह करके अपने प्रकृति के हिसाब से किसी न किसी रसायन का सेवन करें जी। यदि आप आंवले का रस सेवन करते हैं, यदि आपने 40 ml आंवले का रस सुबह सुबह सेवन शुरू किया जी, तो शुरू में 2-3 दिन तक आपको 2-3 बार मोशन जाना पड़ेगा। हालांकि उससे कोई पेट दर्द, ग्रिपिंग या मरोड़ ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो रोगी को व्यक्ति को लगता है कि ये तो मेरे से सूट नहीं कर रहा है, लेकिन 4-5 दिन बाद में लेता रहेगा तो उसको कोई ऐसा नहीं होगा, वो उसको अनुकूल आता चला जाएगा। फिर भी यदि कोई शिकायत रहती है तो निश्चित रूप से कहूँगा वो चिकित्सक की सलाह से ही ले, जो भी औषध लेनी है चिकित्सक की सलाह लेकर के ले। यानी खुद के शरीर की प्रकृति को भी समझना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ऐसे में जरूरत होती है हमें एक चिकित्सक की जो कि आपको ये बताए कि आपके शरीर की प्रकृति के हिसाब से कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा सूट करेगी, जो आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स देगी। अगर बात करें डायबिटिक्स की, तो एक खास, जैसे कि मैंने आपसे कहा, एक सवाल आता है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, तो इसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे डॉक्टर मिश्रा। देखिए,
खाने के लिए मीठा तो सभी तरह से बंद है ही, किसी तरह मीठी चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ब्रेवरीज, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। जी जी। इनको तो बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा। खाने के लिए जो हमारा देसी खाना है उसके अंदर भी हम खाने में जौ का अधिक प्रयोग करें, बाजरा है, मक्का है, इनको खान पान में और सम्मिलित करें तो ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करें। गेहूं के अलावा जो बाकी अनाज हैं वो खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, या फिर आप सबका इनका मिक्स करके आटा बना लीजिए। जी जी बिल्कुल। ठीक है। कुछ सब्जियां भी जो है या खाने की चीजें हैं वो भी हमारे इसके अंदर काफी लाभ देती है। जैसे दाना मेथी का आप नियमित प्रयोग करें, जी। करेले की सब्जी का आप नियमित प्रयोग करें। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम जो है ये लेकर के भी मधुमेह को नियंत्रित कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं ये खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि डॉक्टर मिश्रा ने यहाँ बताया कि गेहूं के अलावा जो बाकी आटे हैं उनका एक मिक्सचर बनाकर भी हम ले सकते हैं। ये रोटी जो है वो मधुमेह के मरीजों के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है, उनके शुगर लेवल को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकती है। और खाने पीने की चीज़ों में मेरे ख्याल से फल या सब्जियां खाना तो बहुत लाभदायक होता है, और खासकर रेशे वाली चीज़, रेशे वाली चीजें, फाइबर वाली चीजें, रेशे वाली चीज ज्यादा खानी चाहिए। वो ज़्यादा। फलों में भी आप अंगूर को अवॉइड करें, केले को अवॉइड करें, जी और दूसरे भी जो फल लें एक निश्चित मात्रा में ही लें। जी। सब्जियां आप सब ले सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में खानी चाहिए। जी बिल्कुल। तो और सबसे बड़ा एक मंत्र जो है मधुमेह वालों के लिए है कि आप मीठा बोलें और कड़वा खाएं। वाह, ये एक बहुत ही काम की चीज है जो आज डॉक्टर मिश्रा ने यहाँ बताई है कि बोले मीठा, यानी अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखें, लेकिन खाएं कड़वी चीजें। जैसे दाना मेथी आपने कहा, दाना मेथी है, करेला है, बिल्कुल कड़वी होती है, करेला होता है, एलोवेरा भी एक कहा जाता है कि एलोवेरा भी काफी अच्छा रहता है हेल्थ वाइज। आजकल एलोवेरा का कुछ ज्यादा ही प्रचार हो गया है जी। हेल्थ के लिए काफी ठीक है, और खास तौर पर ये लीवर डिसऑर्डर्स में काफी लाभप्रद है। जी, जी। लेकिन एलोवेरा भी जो है चिकित्सक की देखरेख में ही लेना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों की पित्त प्रकृति है जी, जी। उन लोगों को एलोवेरा बिल्कुल सूट नहीं करेगा। अच्छा। जिनको कहीं से भी ब्लीडिंग टेंडेंसी है, लेडीज को मेनोरेजिया है, मेट्रोरेजिया है, या प्रेग्नेंट लेडीज है, उनको एलोवेरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। यानी कि हर बस ये सोच कर के एलोवेरा अच्छा होता है उसे ना ले, बल्कि जरूरी है जानना कि आपका स्टेट क्या है, उसी के हिसाब से, उसी के हिसाब लेना पड़ेगा। और आपने बताया कि जामुन जैसे है, और हमने कई जगह पढ़ा भी है कि डायबिटीज के पेशेंट्स को जामुन का सेवन करना चाहिए, उनके लिए काफी अच्छा होता है। कहते हैं उसकी गुठली का पाउडर बनाकर सुखाकर यदि पाउडर को लिया जाए तो वो भी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा है। बहुत सी चीजें हैं, जामुन की गुठली है, आम की गुठली है, बबूल की फली है, नीम के पत्ते हैं, गुड़मार है, ऐसी बहुत सी चीजें आयुर्वेद में हैं जिनका मिला करके हम चूर्ण बना करके प्रयोग करें तो शुगर जो है वो कंट्रोल में रहेगी। और ये तो टेस्ट करके बहुत ही आसानी से जाना जा सकता है। एक डायबिटिक व्यक्ति का जो दिन है वो किस तरह से होना चाहिए, यानी अगर मैनेजमेंट प्रॉपरली डायबिटीज का करना है, यदि मधुमेह का मैनेजमेंट करना हो, तो बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि उसे किस वक्त उठना है, किस वक्त सोना है, और उठने से लेकर सोने के बीच में जो उसके दिन का एक पूरा शेड्यूल है वो किस तरह का होना चाहिए। मैनेजमेंट तभी प्रॉपर हो पाएगा। जी हाँ। तो आपसे जानना चाहेंगे कि एक रूटीन एक व्यक्ति का, एक डायबिटीज के मरीज का किस तरह से होना चाहिए। देखिए, मैंने शुरू में भी कहा था कि लाइफ स्टाइल में चेंज करना तो सबसे पहली आवश्यकता है। जी। सुबह उठते ही व्यक्ति जो है अपना पानी पिए, संभव हो तो तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिए। उसके बाद में अपने शौच आदि से निवृत्त होकर के 30 से 45 मिनट तक रोजाना मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाना चाहिए। जी। और वो वॉक भी सिर्फ धीरे धीरे टहलते हुए नहीं, ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए, तेजी से चलते हुए। शुरू में हो सकता है व्यक्ति तेज नहीं चल पाए, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ा सकता है, या एक साथ वो जो है 45 मिनट तक वॉकिंग नहीं कर पाए तो जितना जा सकता है, जहाँ लगे कि उसके शरीर में गर्मी आ गई या पसीना आने लगे, वहीं व्यक्ति रुक जाए और वापस आ जाए, धीरे धीरे बढ़ाए। लेकिन इसको 40 से 45 मिनट तक रोजाना वॉकिंग करना आवश्यकता है। जी। इसके साथ ही रोजाना यदि पार्क में घूमने जाते हैं, वहाँ संभव हो तो वहाँ, या घर पे छत पे या खुले कमरे में बैठ करके प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। जी। प्राणायाम के जो है कुछ स्टेप्स जो है, जैसे कुछ देर भस्त्रिका, 5 से 10 मिनट जो है, उसके बाद में वो
अनुलोम विलोम, और 10 मिनट के लिए कपालभाति, उसके बाद में भ्रामरी, उद्गीत और उज्जाई, ये प्राणायाम के प्रयोग करें। उसके बाद में कुछ आसन बड़े उपयोगी है, जिसमें मंडूकासन, मकरासन, फिर पैरों की एक्सरसाइज करते हुए शवासन, ये व्यक्ति कर सकता है जी। इसके बाद में जो है शरीर जब अपना टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल आ जाए, उसके बाद में स्नान करके संभव हो तो 5-10 मिनट मेडिटेशन भी करें, या ड्यूरिंग प्राणायाम भी मेडिटेशन कर सकता है। तो ये उसके लिए दिन भर के लिए एकदम फ्रेशनेस आएगी। जो नेगेटिव थॉट्स है, नकारात्मक विचार जो दिमाग में आने वाले हैं, वो बिल्कुल नहीं आएंगे, और सकारात्मक सोच आना ही हमारे लिए दिन भर के लिए प्रसन्नता के लिए आवश्यक है। उसके बाद में अपना आदमी ब्रेकफास्ट ले, नाश्ता ले, उसके अंदर थोड़ा दूध ले सकते हैं, दलिया ले सकता है, जौ का हो सकता है वो दलिया, मक्का, बाजरा, इनमें से किसी का दलिया हो सकता है, वो दलिया ले लें। या सुबह खाना खाने की पर्याप्त मात्रा में आदत है तो पूरा भोजन भी उस समय ले सकता है। उसके बाद में अपना नित्यकर्म करते हुए, यदि दोपहर बाद में कुछ भूख लगती है तो उस समय कुछ अपना चाय या उसके साथ में कुछ हल्का फुल्का नाश्ता या कुछ फल उस समय लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार शाम के क्रम में भी व्यक्ति यदि संभव हो तो कुछ देर टहले, और खाना खाने के बाद में तत्काल नहीं सोएं, कम से कम आधा पौन घंटे तक जो है भोजनांते पदसत्यम गच्छेत, ये खाना खाने के बाद 100 कदम चलना चाहिए। तो 100 कदम जाना, 100 कदम आना, इतना टहलना चाहिए। उसके बाद में व्यक्ति आराम से अपनी नींद ले सकता है, सो सकता है। यह आदमी की दिनचर्या रहनी चाहिए। जी जी। यानी कि जल्दी उठना, साथ ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना या वॉक करना जरूरी है। भरपेट खाना खाएं, लेकिन भरपेट आप उसको पूरी तरीके से पचाएं भी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि एक डायबिटिक व्यक्ति को, एक मधुमेह वाले मरीज को बहुत लंबे वक्त तक भूखा नहीं रहना चाहिए। जी हाँ, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। बहुत देर तक यदि भूख लगती है तो कुछ न कुछ उसको हल्का फुल्का ले लेना चाहिए। लेकिन ये कहा जाता है कि बार बार उसको हर 3 घंटे बाद कुछ न कुछ खाना चाहिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि भूख 2 कारण से लगती है। डायबिटीज के रोगियों में जो भूख लगती है वो नेचुरल हंगर नहीं है। कारण क्या है कि जब हमारा जो शरीर के अंदर ग्लूकोज है या जो शर्करा है, उसका सेल्यूलर लेवल पर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उपयोग नहीं हो रहा है, तो शरीर में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ऊर्जा की जो मांग है, वही हमारे भूख के रूप में उपस्थित होती है। तो उसको तो हम जो है एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आपको यदि वाकई भूख लगी है तो खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक खाली पेट रहेंगे तो हमारा लीवर एक्टिव होगा और वो वहाँ से जो ग्लूकोज को रिलीज करना शुरू कर देगा, ग्लाइकोजन को रिलीज करना शुरू कर देगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए खाली पेट भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है जी। यानी कि सही वक्त पर कुछ खाते रहना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और शाम के खाने में क्या खाना, हल्का फुल्का खाना चाहिए? जी हाँ, शाम का खाना हल्का होना चाहिए। सुबह का खाना थोड़ा भारी ले सकते हैं, शाम का खाना हल्का होना चाहिए, जिससे रात को पेट भारी नहीं हो और आपको नींद ठीक से आ सके। जी जी। और रात में जल्दी सोना भी काफी लाभदायक होता है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज तो जरूरी है। बिल्कुल। तो डॉक्टर मिश्रा, यही तो बात हुई मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज की, कि किस तरह से एक डायबिटिक व्यक्ति को अपना रूटीन प्लान करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, खाना खाना, और फिर भूख लगने पर उसी हिसाब से हल्का फुल्का भोजन लेते रहना। उसमें फल और सलाद सबके लिए जगह होनी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन बावजूद उसके देखा जाता है कि डायबिटीज़ का मरीज़ जो है वो धीरे धीरे करके उसकी कॉम्प्लिकेशंस में फंसता चला जाता है। डायबिटीज़ जो है वो पूरे शरीर को प्रभावित करती है, और लंबे वक्त तक डायबिटीज़ रहने के बाद में व्यक्ति की आँखें, व्यक्ति का हृदय, किडनी सभी इस तरह से प्रभावित होती जाती हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को आयुर्वेद किस नज़र से देखता है? देखिए, ये कॉम्प्लिकेशंस आते तो हैं, लेकिन ये उन्हीं व्यक्तियों में आते हैं जिनका शुगर कंट्रोल नहीं होता जी। यदि हम शुगर कंट्रोल करते हैं, शुगर को नियंत्रण में रखते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे जी। आप किसी भी, यदि आपको हार्ट डिजीज हो गई, या आपकी रेटिनोपैथी हो गई, आंखें खराब होने लग गई, या आपका किडनी के अंदर कुछ डैमेज आने लग गया,
तो सबसे पहले जिस भी चिकित्सक के पास जाएंगे वो सबसे पहले एक ही बात को एडवाइस करेगा कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल कीजिए। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो इसलिए आप पहले से ही आप मधुमेह को नियंत्रण में रखेंगे तो आपको ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। इसलिए कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आपका मधुमेह नियंत्रण में रहे। यदि आप इन सब अपने जो दिन भर की दिनचर्या को फॉलो करते हैं, आपकी डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। और ये जो शुगर है उसके कंट्रोल ना होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? या तो व्यक्ति ने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं किया जी। या फिर अपने वो खान पान में बदलाव नहीं ला पा रहा, या ये सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है, तनाव में जीता है, तो भी शुगर में नियंत्रण होना बहुत मुश्किल बात है। इसलिए आदमी को प्रसन्न रहना, टेंशन फ्री रहना तो पहली आवश्यकता है जी। मतलब व्यक्ति को यह सोचना चाहिए परिस्थिति जो कुछ भी हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सबसे निपट लगे। यदि ये आदमी का सोच, ये पॉजिटिव सोच यदि उसके दिमाग में आ जाती है तो कोई कारण नहीं है कि व्यक्ति जो है वो जो उसको कोई कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़े। जी। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक डायबिटिक व्यक्ति अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करे, और यदि ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में हैं तो जो ये ऑर्गन्स का वियर एंड टियर होता है डायबिटीज़ में वो बहुत ही धीरे धीरे होगा। जी हाँ। ये चीज़ जो है वो एक डायबिटिक व्यक्ति को और उसके परिजनों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर मिश्रा, किसी भी बीमारी से जूझने के लिए आप में एक सकारात्मक सोच का होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को समझने की। यानी कि बचाव जैसे कहा जाता है कि जैसे कि आपने भी कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक डायबिटिक व्यक्ति उन किन चीज़ों को ध्यान में रखना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि डायबिटीज़ का प्रिवेंशन हो सके? इसमें सबसे पहली बात तो जरूरी है कि जिनके परिवार में कोई व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है जी, तो वो अपने बच्चों को पहले से ही जागरूक करें और उनके खान पान में वो सब चीज़ें नहीं आने दें जो मधुमेह का कारण हो सकती हैं। उनको उसी नियमित दिनचर्या की ओर अग्रसित करें जी। रोज़ वॉकिंग करने की आदत डालें, व्यायाम करने की आदत डालें, तो उससे उनका आने वाले पीढ़ी का बचाव हो सकता है। बिल्कुल। शुरू से ही उन्हें एक्सरसाइज क्योंकि की आदत, खेलकूद की आदत डाल दें। क्योंकि वो उसके परिवार में उसके बच्चे जो है वो उस डायबिटीज के प्रति, मधुमेह के प्रति ज़्यादा प्रवण होंगे। बिल्कुल। तो इसलिए जरूरी है कि उस परिवार का पूरा वातावरण ही बदले। परिवार के सभी सदस्य एक्टिव रहें, काम करें। ये नहीं कि थोड़ी सी दूर से कुछ चीज़ लानी तो मोटरसाइकिल लेके गए, आपको पैदल चलने की आदत डालें। घर में लिफ्ट भी है तो आप 1 मंजिल 2 मंजिल आप सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत भी डालें। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाती है। बिल्कुल। और अगर ये हमारे रूटीन में आ जाती है, जी हाँ, रोजमर्रा में, जैसे हमें अगर सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने की आदत है, जी हाँ, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है जी, बहुत जरूरी है। तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। और योग, प्राणायाम और ध्यान, ये तो हमारी प्राचीन चीज़ें हैं। आज भी सब चीज़ों को, सब लोगों को इसको अपनाना चाहिए, चाहे वो मधुमेह से पीड़ित हों या नहीं हो। यदि हम किसी भी बीमारी से बचना चाहते हैं तो हमें कम से कम अपनी लाइफ स्टाइल का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। प्रिवेंशन जो है दैट इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। डॉक्टर मिश्रा, वो व्यक्ति जो कि डायबिटिक हैं, क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, क्या ऐसी कुछ चीज़ें, कोई ऐसी दवाइयाँ बनाई गई हैं जिनसे कि शुगर कंट्रोल हो सकती है, या जिनसे कि हम ये पूछना चाहेंगे कि जिनसे कि आपको लगता है कि डायबिटीज़ रिवर्स भी हो सकती हो, क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव है। यदि आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है शुगर लेवल, तो आपका रिवर्स भी हो सकता है जी। और यदि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल उसको नियंत्रण में रख सकते हैं जी। तो इसके लिए बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। जैसे एक तो मैंने बताया कि आपको वॉक तो करनी पड़ेगी, घूमना तो है, योग प्राणायाम भी करना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो मधुमेह में सीधे सीधे काम करती है, जैसे मैंने बताया, आंवला है, त्रिफला है, कुटकी है, चिरायता है, हल्दी है, नीम के पत्ते, गुड़मार, जामुन की गुठली, आम की गुठली, बबूल की कच्ची फलियाँ, करेला, दाना मेथी, इन सब चीज़ों को पीस करके हम बराबर पाउडर बना लें और सुबह शाम इसका 1-1 चम्मच साथ पानी के साथ लेते रहें, तो ये हमारे मधुमेह को, चाहे आप दवा कोई सी भी ले रहे हैं, इन चीज़ों को भी हम साथ में लेते रहेंगे तो आपका मधुमेह जल्दी नियंत्रण में आएगा
और यदि साथ में आप व्यायाम करते रहते हैं तो मैं सोचता हूँ ये रिवर्स भी हो सकता है। कुछ लोगों में हुआ भी है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए चाहिए आपकी प्रबल इच्छा शक्ति कि आपको सब करना ही है। बता रहे कड़वा खाना है, मीठा बोलना है, तो ये सब चीज़ें कड़वी है, कड़वा आपको खाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में किसी चिकित्सक को दिखा के राय लेना जरूरी होता है। ये सब चीज़ तो प्राकृतिक है, कोई भी व्यक्ति चालू कर सकता है। फिर भी अच्छा है कि आप किसी चिकित्सक से राय ले लें जी। वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत से सप्लीमेंट्स देते हैं लोग बाग आजकल भी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स आते हैं। आप प्राकृतिक रूप से अलसी को आप थोड़ा सा रोस्ट करके उसको 1-1 चम्मच खाना खाने के बाद ले सकते हैं। हल्दी को आप दूध के साथ मिला के ले सकते हैं। आपको यदि हार्ट डिजीज की, यदि आपको पेरेंट्स को किसी की संभावना रही है तो 1 चम्मच अर्जुन छाल का चूर्ण दे करके उसको दूध में उबाल करके वो आप रोजाना प्रारंभ कर सकते हैं। इन सब गिलोय है, आंवले के गिलोय है, गिलोय का रस आप प्रयोग कीजिए। गिलोय आपको जो है किडनी डिजीज से बचाएगा, मधुमेह में आपका साथ देगा और आपको ये जो कॉम्प्लिकेशंस है उनसे बचाएगा। मतलब गिलोय ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में होने वाले किसी भी टॉक्सिसिटी को रिमूव करता है जी। तो गिलोय का हम प्रयोग कर सकते हैं आराम से। यानी कि आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्रयोग से जो है मधुमेह को काफ़ी हद तक, ब्लड शुगर्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जी हाँ जी। तो डॉक्टर मिश्रा, यूँ तो बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो सिर्फ मेरे ही नहीं हमारे दर्शकों के जहन में भी आ रहे होंगे आपसे करने के लिए। तो दर्शकों, यदि आपके भी ऐसे कोई और सवाल हैं जो आपको लगता है कि मधुमेह से जुड़े हुए हैं, डायबिटीज़ से जुड़े हुए हैं और यहाँ आज हम नहीं पूछ पाए हों, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी वेबसाइट है www.vdiabetic.com। आप इस वेबसाइट पर लॉग इन करें, वहाँ पर सर्च पैनल में डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा का नाम आप टाइप कर सकते हैं और आप उनके प्रोफाइल में जाकर आप उनसे जो सवाल चाहें पूछ सकते हैं और डॉक्टर मिश्रा आपको उन सवालों का जवाब वक्त मिलने पर दे सकते हैं। तो डॉक्टर मिश्रा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने यहाँ आकर हमें जो जानकारी दी है, सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं, एक हम सबको जीवन के कुछ छोटे छोटे से ज़रूरी मंत्र आपने यहाँ बताए हैं जो कि शायद हम सबके लिए जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एक स्वस्थ जीवन शैली होने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा। चाहेंगे कि आप जाते जाते हमारे सभी दर्शकों को एक छोटा सा, कुछ अच्छा सा, स्वास्थ्य से भरा हुआ कोई मैसेज देकर जाए। पहले ये कहा जाता था कि च्यवनप्राश बुढ़ापा में खाने की चीज़ है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी रसायन, चाहे च्यवनप्राश का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बहुत से रसायन प्रयोग हैं आयुर्वेद में, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आंवला है, गिलोय है, या कोई भी आप चिकित्सक की सलाह लेकर के अपने बच्चों से ही खिलाना प्रारंभ कीजिए जी। क्योंकि रसायन सेवन बाल्यकाल में सेवन किया जाता है तो बुढ़ापा आने ही नहीं देगा, व्याधियाँ होने ही नहीं देगा। तो आप पहले से स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करने की आदत डालें, बच्चों में खेलकूद की आदत डालें, स्वस्थ रहने की आदत डालें, प्रसन्न रहने की आदत डालें और ये जो फालतू के खान पान है उनसे बच्चों को बचाएं। तो आने वाली पीढ़ी आपको धन्यवाद देगी। बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अहम बात है दोस्तों, जो हम अपने पर अगर नहीं भी लागू कर पाए हों अब तक, तो कल से ही लागू करना शुरू कीजिए। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी जीवन शैली, एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक स्वस्थ जीवन शैली किस तरह से हमें आगे क्या क्या परिणाम दे सकती है। और ख़ासकर आज के वक्त में जब मॉडर्न मीनेसेस जो हैं वो हमें पूरी तरह से घेर रहे हैं, हमारे मोबाइल, गैजेट्स, टीवी, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारा वक्त ले रही हैं और साथ साथ हमारे स्वस्थ जीवन का बहुत सारा हिस्से पे गलत प्रभाव डाल रही हैं। तो डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी हमने जाना मधुमेह के बारे में, जाना कि मधुमेह में ज्ञान ही है समाधान। डायबिटीज पर जीत अब दूर नहीं, यही है हमारा संकल्प। और इसी संकल्प को साथ लिए मैं एस्मा अग्रवाल अब आपसे इजाजत लेती हूं और वादा करती हूं कि अगले एपिसोड में फिर होंगी हाजिर कुछ और सलाहें, कुछ और ज्ञान लेकर आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।